नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है हमारे सिस्टम और हमारे यूज़र के बीच में एक तरीके के इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस जो कि हेल्प करता है हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे सिस्टम को हैंडल करना पॉसिबल है, लेकिन वो ना ही इतना आसान है और ना ही वो करना सही होगा। तो इसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए सबसे पहला हमारे पास जो वो है विंडोज़। विंडोज़ इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। विंडोज़ के कई सारे वर्जन्स हमें मिलते हैं, जिसमें से विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ 2003, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ 10। ये कुछ वर्जन्स हमारे विंडोज़ के जो कि हमें हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अवेलेबल है। हमारे पास जो सबसे फेमस विंडोज़ वर्जन है वो है विंडोज़ 7। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्जन, हमारे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि है हमारा लाइनक्स एंड यूनिक्स। तो हमारे लिनक्स एंड हमारे यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके वर्जन्स को हम फ्लेवर बोलते हैं। फ्लेवर चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। उबंटू, फेडोरा, कुबंटू, काली, रेड हैट, आर्क एक्सेट्रा और भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सभी फ्लेवर को इंस्टॉल करने के बाद में हम हमारे सिस्टम को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हमारे जो लिनक्स या यूनिक्स के फ्लेवर का इंटरफेस है वो कुछ ऐसा हमें दिखता है। ओके, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है मैकिन्टोश। मैकिन्टोश के हमारे पास कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये सभी वर्जन्स हमारे मैकिन्टोश हमें देता है, जिसमें अभी करंटली हम लोग इस वर्जन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ओके, और हमारे मैकिन्टोश वर्जन का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा हमें दिखता है। ओके, हमारा जब डेस्कटॉप एंड हमारे जो लैपटॉप होते हैं, इन सब के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स या नाम के बाद अब हम बात करते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन को हैंडल करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए हमारे पास हमारा एंड्रॉयड, जो कि बहुत ही फेमस है। लोग बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने का मीन्स है कि आप वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। मीन्स कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उस फ़ोन को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैकबेरी, नेक्स्ट हमारा फायरफॉक्स एंड एप्पल iOS एक्सेट्रा। ऐसे और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये कुछ हमारे हैं जो कि हमारे मार्केट में ज़्यादा ही चर्चित हैं। जैसे कि हम फायरफॉक्स के इंटरफेस की बात करें तो फायरफॉक्स का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में कुछ इस तरीके के हमारे एप्लीकेशंस या जो भी हमारा व्यू होता है ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं एप्पल iOS की, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। इसके बाद में जो हमारा एंड्रॉयड होता है उसका इंटरफेस ऐसा होता है। ओके, इस तरीके से हम एंड्रॉयड, एप्पल iOS या फायरफॉक्स के इंटरफेस से भी फैमिलियर हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ये हमारे काम को ईजिली एक्सेसिबल बनाता है तो कैसे बनाता है, इसको चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि हमारा एक फ़ैन होता है। फ़ैन को हम चलाने के लिए, उसे ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्विच होता है हमारे पास, उस स्विच को हम ऑन करते हैं। उस बटन को ऑन करते ही ईजिली हमारा फ़ैन चलने लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो स्विच ना होता तब हम उस फ़ैन को ना चला पाते, तब भी पॉसिबल था। तब हम डायरेक्टली उन वायर्स को कनेक्ट करके अपने फ़ैन को ऑन करते। लेकिन ये करना हमारे लिए ना ही सही होगा और ना ही ये आसान होगा। ये हमारे लिए थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो सकता है। इसके बाद इसी तरह अगर हम अपने सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम अपने सिस्टम को हैंडल करना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देखते वक्त क्या होता है, हमारे सिस्टम में बहुत सारी परफॉर्मेंस उस वक्त रन कर रहे होते हैं। जैसे कि उस वक्त हमारे जो हमारा डिस्प्ले होगा उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक अपने आप वो हैंडल हो रही होगी,
या फिर हमारा जो साउंड होगा हम उसका मैनेजमेंट बार बार कम ज़्यादा कुछ भी करना चाहें, या फिर हम स्क्रीन को बार बार पॉज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इजीली कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम खुद से चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है कि हम उसको खुद से कर सकते हैं। लेकिन अब भैया हम इंजीनियर बन जाएं एक मूवी देखने के लिए, तो क्या ये सही बात है कि सिर्फ इंजीनियर ही मूवी देख सकते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमको जब हमारे सिस्टम की भाषा ही नहीं आती है तो हम कैसे हैंडल करेंगे? हमको अगर हमारे हार्डवेयर की भाषा या हमारे हार्डवेयर का मैनेजमेंट पूरी तरह से आता है तो हम ऑब्वियसली खुद से हैंडल करके मूवी प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब हम उधर बिजी हैं तो अब भैया हम मूवी कब देखेंगे? इस तरह से हमारे लिए आसान क्या है कि हम सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर लें या अपने सिस्टम के लिए अवेलेबल कराएं और आसानी से बैठ के आराम से मूवी देखें। अब इसी तरह से क्या होता है कि कोई भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इन सभी का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। इनके बीच में एक इंटरफेस होता है, बस उस इंटरफेस के बिना भी हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी ने तो इसे बनाया ही है, उसको तो पता ही है ये कैसे काम करने वाला है। उस काम को अगर हम सीख लें तो हम खुद से भी हैंडल कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, तब हमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, फल थोड़ा कम मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और आराम से अपने सिस्टम को हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस की। कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो, या फिर क्या एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट का मीन्स ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि हमारा जो CPU है उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कैसे शेयर करना है। कई सारे प्रोसेस एक टाइम पर जब हमारे CPU में हो रहे होते हैं तो कब कौन सा प्रोसेस पहले होना है, कब कौन सा बाद में होना है, किसका रिजल्ट हमें किस टाइम से दिखना है। तो इसी टाइम पीरियड का मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है डिवाइस मैनेजमेंट। हमारा जो डिवाइस मैनेजमेंट है इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हमारे CPU में जो हमारा प्रोसेसर वर्क कर रहा है उसके बीच की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसका मैनेजमेंट हैंडल करता है। कैसे? हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इनकी स्पीड बहुत ही कम होती है अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में तालमेल बैठाना ऐसे पॉसिबल नहीं है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। यही तालमेल बिठाता है स्पीड का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से मैनेज करता है कि इन सब की स्पीड जो है वो एक साथ प्रोसेस हो, या इन सब की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो एक साथ कैसे मैनेज हो। अब नेक्स्ट हमारा है स्पूलिंग मीन्स कि हमारे किसी भी प्रोसेस को या किसी भी हमारा जो टास्क है उसको एक साथ मैनेज करना। तो जैसे हमारी डिवाइस होती है, ये हमारा एक डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि ये मैनेजमेंट करता है कि हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो एक ही टाइम पर कैसे अपना जो प्रोसेस है मैनेज करें। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस की एक होंगी, लेकिन उनका जो प्रोसेस है या उनका जो समय टास्क है वो हो सकता है कई सारा चल रहा हो, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें एक साथ एक ही टाइम पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, अगर हमारा प्रिंटर है, इन सभी चीज़ों को एक साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं, एक साथ हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिवाइसेस तो ये अलग अलग हो गई, लेकिन ये प्रोसेस तो एक ही जगह जाकर कर रही हैं। तो इनका जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का मैनेजमेंट एक साथ करने के लिए इसी को शेड्यूल करते हैं, इसी को कहते हैं स्पूलिंग। फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंटर, ओके, प्रिंटर को हम लोग जैसे कोई कमांड दे देते हैं, उधर हमारी प्रिंटिंग हो रही है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उधर प्रिंट हो रहा है तो इधर हमें हमारे सिस्टम को आगे ऑपरेट करने के लिए या नेक्स्ट टास्क देने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़े। हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि जब हम हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जब हमारा CPU प्रोसेस करता है, तो हमारी हर इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारा कोई भी डेटा एंटर करती है, कोई भी कमांड देती है, तो वो एक मेमोरी में जाकर के लोकेशन लेता है। वहाँ से वो जब हमें आउटपुट देता है तब भी मेमोरी में लोकेशन लेता है। मेमोरी से हमारा हर डेटा आने जाने वाला अटैच होकर के आता है। मेमोरी में होने के कारण क्या होता है कि जब हम उसको कमांड देते हैं तो एक्सेस होने के लिए वो सबसे पहले हमारी जिस भी पार्टीशन पर हमारे मेमोरी के सेव होगा, जैसे हमारी वर्चुअल मेमोरी हो गई,
तो वहाँ से जब वो आता है हमारे लिए एक्सेस होकर के, तो इन सब का मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी कोई एक फ़ाइल ओपन की, इस फाइल को ओपन मेमोरी मैनेजमेंट को अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो बस इतना जानिए कि हम किसी एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में जैसे हमने उसको रन कराया तो वो हमारा जब भी एक्सेस होगा तो वो मेन मेमोरी से एक्सेस होगा। इसके बाद में जब हम उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं तो उस मेन मेमोरी का जो वो एरिया था वो क्लीन हो गया। अब वो हमारा एरिया फ्री है। फ्री एरिया में हम किसी नेक्स्ट एप्लीकेशंस को या किसी नेक्स्ट कमांड को जब हम देते हैं तब वो हमारा जो है एग्जीक्यूट करता है उसी स्पेस पर। इस तरीके से यही सब मैनेजमेंट हमारा, यानी कि हमारे जो हमारी कमांड होती है, जो हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए जिस प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं हमारा मेमोरी में कहाँ लोकेशन लेंगी या कैसे वो हमें मिलेंगी, इन सभी का मैनेजमेंट हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि हम किसी बड़े प्रोग्राम को, जो कि हमारी मेन मेमोरी के साइज से भी बड़ा है, उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कोई भी प्रोग्राम है जिसका साइज़ हमारे मेन मेमोरी से बड़ा है, इसे एक्सेस करने के लिए क्या करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा स्पेस कह सकते हैं उधार ले लेगा। उस स्पेस को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। उस स्पेस में ये बाकी के पेजेस हमारे प्रोग्राम के जो कि मेन मेमोरी से ज़्यादा हो रहे हैं उनको वहाँ स्टोर कर देगा। वहाँ स्टोर करने के बाद में ये क्या करेगा, हमारे जो इम्पोर्टेंट पेज होंगे जिनका रन कराना ज़रूरी है या एग्जीक्यूट कराना ज़रूरी है, उनको वहाँ से ले करके मेन मेमोरी में सेटल कर देगा। इस तरह से मैनेज कर देगा कि कौन सा ज़रूरी है और कौन सा उसके अदर पेजेस हैं, और हमारे जो ज़रूरी है वो मेन मेमोरी से होकर के फिर हमें एग्जीक्यूट करा देगा। इस तरीके से हम अपना कोई भी प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब भी जबकि वो मेन मेमोरी के साइज से बड़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट की। फाइल मैनेजमेंट का मीन्स ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा डेटा, हमारी फाइल्स, फोल्डर या हमारी जो भी डायरेक्टरी होती है, उन सबको हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे मैनेज करता है कुछ इस तरीके से जैसे उसने एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी। अब उस लाइब्रेरी में हमारी फाइल्स जो हमारे जो है उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन हो जाएगा। उस लोकेशन से हम अपनी किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर्स, लाइब्रेरी में एक पिक्चर्स का हमारे पास पार्ट हो गया जिसमें हम सेव करते हैं सारी पिक्चर्स को। एक डॉक्यूमेंट का हो गया जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास अलग एक्सटेंशंस होगा, अलग फाइल नेम हो जाएगा, अलग उसके साइज़ होते हैं। हमारी पिक्चर्स का अलग साइज़ होता है, अलग उसका फाइल नेम होता है, उसका पाथ अलग होगा। इसी तरीके से कोई ना कोई हमारा, अगर हम फोल्डर सेव करना चाहते हैं तो पूरा पूरा हमारा फोल्डर वो सेव करेगा। कैसे हम किस चीज़ को सेव कर रहे हैं उसका अलग अलग मैनेजमेंट, जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वरना हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा है और कोई पिक्चर है, कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है, सब एक ही में अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना मैनेज करे, सब एक ही में हौच पौच होकर सेव हो जाएगा। इस तरीके से हमारे लिए उसको सर्च कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए सेव की हुई चीज़ को ढूंढना भी पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी चीज़ों को अलग अलग करके सेपरेटली सेव करके रखता है, जिससे कि यूज़र्स उसको आसानी से फाइंड कर सके। ओके, फाइल मैनेजमेंट इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशंस नेम की। फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है? एक्चुअल में हमारे सिस्टम में हमारी कोई भी फाइल सेव होती है तो उसकी अपनी अलग पहचान जो होती है वो एक्सटेंशन नेम से ही होती है। हम एक्सटेंशन नेम से ही जान सकते हैं। हम तो हो सकता है किसी नाम से सेव करें तो जान जाएं कि वो क्या है, लेकिन हमारा सिस्टम एक्चुअल में एक्सटेंशन नेम से ही जान पाएगा कि वो किस टाइप की फाइल है। जैसे कि पिक्चर फाइल क्या है, म्यूज़िक फाइल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स कौन सी हैं, या वेब पेज की फाइल कौन सी, या हमारे टेक्स्ट है स्प्रेडशीट की फाइल कौन सी है। हमारे सिस्टम के पहचानने के लिए स्पेशली एक्सटेंशन नेम यूज़ होता है, और हमारे लिए भी ये आसान कर देता है चीज़ों को फाइंड करना। और ये एक्सटेंशन नेम हमारे फाइल का जो नेम होता है उसके लास्ट में लिखा होता है, डॉट करके जो आपको मिलेगा वो आपका एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि आपका पिक्चर फाइल्स है, पिक्चर में आप कोई फ़ोटो सेव करते हो तो वो कैसे सेव होगी, .bmp में, या कोई .jf में, या .jpg में। इस तरीके से आपकी जो भी पिक्चर फाइल है वो सब आपके सिस्टम में सेव होंगी। आप तो हो सकता है कि आप पिक्चर को देख कर ही जान जाओ हाँ ये फ़ोटो वाला है, लेकिन हमारा सिस्टम कैसे जानेगा? उसके पास यही एक पहचान है कि उसका एक्सटेंशन नेम JPG है, इसका मतलब ये एक पिक्चर है। ओके,
इसके बाद में फिर हमारा है म्यूज़िक एंड साउंड फाइल्स। इसके लिए हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं .mp3, .wav या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जो होती हैं उनकी अलग पहचान है, जैसे .dll या .exe। इसी तरह हमारे पास वेब पेज की फाइल्स .stm, .html। हमारे पास टेक्स्ट एंड वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि हमारे जो टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं उनका एक्सटेंशन कैसा होता है .doc, .docx या फिर .rtf या .txt। इसी तरह स्प्रेडशीट, यानी हम जो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारा एक्सटेंशन नेम कैसे होता है, उसकी सभी फाइल्स हमारी .xls या फिर .xlsx या फिर .xlr या .csv इस नाम से सेव होंगी। इन सभी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो .bmp मीन्स बिट मैप पिक्चर, GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी तरह आपके JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। इसी तरह हमारे म्यूजिक एंड साउंड्स का MP3 हमारा जो है उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप थर्ड, इसीलिए इसको MP3 बोलते हैं। इसी तरह आपका जो वेव है उसका फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इसी तरह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सटेंशन नेम है DLL, इसका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसी तरह जो आपका .exe ये एग्जीक्यूटेबल। ओके, वेब पेज आपका HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड आपका जो STM है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। इसी तरह आपके पास जैसे आपके ये टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट हो गया आपका, ये आपका TXT टेक्स्ट हो जाता है, आपका जो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसी तरह आपके पास स्प्रेडशीट के भी जैसे आपका XLS है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप एक्सटेंशंस नेम के बारे में हमारे नए वीडियो में आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में आगे हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है उसका जो प्राइमरी स्टेप है उसको ऑपरेट करने का, वो सब कौन कौन से हैं, यानी कि हम कैसे उसे हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, जैसे कि उसकी सेटिंग्स कैसे मैनेज करेंगे या किसी एप्लीकेशंस को कैसे रन करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम अपने डेस्कटॉप डिस्प्ले का। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि हमारा जो ये एरिया दिख रहा है इस पूरे एरिया को हम कहते क्या, ये हमारा होता है डेस्कटॉप एरिया। हमारा जो ये नीचे बार दिख रहा है इस पूरे बार को हम कहते हैं टास्क बार। ओके, ये टास्क बार हमारा जो कुछ पार्टीशंस में होता है, जैसे कि हमारा ये स्टार्ट बटन आइकन जिस पर क्लिक करते ही हमें कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे सिस्टम के होंगे या फिर जो हमने इंस्टॉल कर रखे होंगे वो सभी हमें दिखने लगेंगे। यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास होगा कुछ क्विकली एक्सेस करने के लिए ऑप्शंस, जिसमें हम कुछ एप्लीकेशंस को अपने सेव करके रखे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फाइल एक्सप्लोरर हमारा या फिर हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस हमारे होंगे जिनको हम क्विकली प्रेजेंट टाइम पर रन करा रहे होंगे। वो रन आइटम्स हमारे इस बार में हाईलाइटेड होकर कुछ ऐसे हमें दिखते हैं। फिर आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया में। नोटिफिकेशन एरिया जिसमें हमें डेट एंड टाइम, हमारा सिस्टम कौन सी लैंग्वेज पर काम कर रहा है, हमारा सिस्टम म्यूटेड है अनम्यूटेड है, बैटरी क्या है, नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं, या फिर किसी भी अपडेट्स या किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी हमारा जो नोटिफिकेशन होगा वो सब हमें इस कॉर्नर पे हमें दिखाई देगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारे डेस्कटॉप पर दिख रहे इन कुछ आइकन्स की। आइकन्स जो कि हमारे एप्लीकेशंस को दिखा रहे हैं कि हमारा कौन सा एप्लीकेशन है। ओके, इसमें हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम के हैं या फिर कुछ हमारे हैं जिनको हमने इंस्टॉल कर रखा है। सिस्टम की बात करें तो जिसमें दिस पीसी जिसमें एंटर करते ही हम हमारी ड्राइव से इंटरेक्ट होते हैं, हमें हमारा जो भी डेटा जिस भी ड्राइव में होता है वो सब मिल जाता है। जैसे कि इस पर हमने डबल क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं हमारी सारी ड्राइव्स हमें शो होने लगी हैं। ओके, यहाँ से हम अपना कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन ये हमारी उन सभी फाइल को कंटेंस करके रखता है जो फाइल या फोल्डर हमारे किसी एप्लीकेशन से डिलीट किए गए हैं। हमारा कोई भी एप्लीकेशन अगर आइटम डिलीट करता है तो वन टाइम में ही वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो डिलीट होने के बाद एक बार रिसाइकल बिन में आकर स्टोर हो जाता है। इस तरीके से हमें रिसाइकल बिन रीस्टोर का एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिससे हम
किसी भी आइटम्स के बाय मिस्टेक डिलीट होने के बाद में उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको वापस से पा सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें बस क्या करना है, कोई भी हमारा आइटम डिलीट हुआ है बाय मिस्टेक से, इस तरीके से हम यहाँ पर उसको सर्च करके यहाँ से राइट क्लिक करके उसे फिर से हम ऐसे रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर पर क्लिक करते ही वो हमारा जो भी आइटम होगा, डेटा होगा, रिस्टोर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल जिससे हम हमारे सिस्टम की, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी सेटिंग्स की हैंडलिंग या कैसे उसका मैनेजमेंट होना चाहिए या अपने अकॉर्डिंग उसका सेटअप सब चेंज करते हैं। कंट्रोल पैनल में एंटर करते ही हमारे पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें हमारे पास होगा एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग का एक इंस्ट्रक्शन, जहाँ से हम देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी सेटिंग या कौन कौन से एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डेट एंड टाइम, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, फॉन्ट्स, कीबोर्ड्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स, साउंड, रिकवरी, माउस, इंडेक्सिंग ऑप्शंस, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, फाइल हिस्ट्री, डिवाइस इंस्क्रिप्शंस, कलर मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजर, फ्लैश प्लेयर, इंटरनेट ऑप्शन, पावर ऑप्शन, सिस्टम, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, बहुत कुछ हम यहाँ से सब मैनेज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हम डेट एंड टाइम में गए, यहाँ से हम डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हैं, तो इस चेंज डेट एंड टाइम पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर जोन। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे इन एप्लीकेशंस की जिनको हमने इंस्टॉल कर रखा है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। हमारा कौन सा यूज़ है, किस पर्पज़ से हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इन एप्लीकेशंस पे आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि इन सभी एप्लीकेशंस पर एक ये एरो है जो कि इन 3-4 पर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी वो एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद में उसका सेटअप डायरेक्टली हमारे डेस्कटॉप पे नहीं आता है, वो सी ड्राइव में सेव होता है। सी ड्राइव में सेव होने के बाद हम उसका एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं जिससे कि हम उसको क्विकली एक्सेस कर सकें। जैसे कि ये हमारा जो सिंबल है, इसी बात का प्रूफ है कि ये हमारा जो शॉर्टकट है। ओके, इन शॉर्टकट आइकन से हम क्लिक करके डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से जा करके सी ड्राइव में जा करके उसके सेटअप से उसको बार बार रन कराएं। इसके अलावा आप हम अपने सिस्टम को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, जैसे आपके पास ये पावर बटन है, पावर बटन पे आप यहाँ पर इस आइकन पे देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक रिस्टार्ट ऑप्शन आपके लिए तब फ़ायदेमंद होता है जब कभी कदार हो जाता है कि आपका सिस्टम सही तरीके से या परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप रिस्टार्ट करके उसे एक बार के लिए फ्रेश कर सकते हैं। शट डाउन, आपके सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, या फिर स्लीप, कुछ समय के लिए आपके सिस्टम को बंद करने के लिए। इसके बाद में आपके पास यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से पिक्चर का, डॉक्यूमेंट्स का, ये आपका वो अकाउंट है जो कि जिस अकाउंट पर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एक इंस्टॉलर होना चाहिए जिससे कि हमें यह परमिशन मिले कि हम किसी एप्लीकेशन को रन करा सकें। इस इंस्टॉलर को हम किसी भी वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ से परचेस कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास जैसे हम ये दिस पीसी में है, दिस पीसी के बाद हमारी ड्राइव में मैंने सेव कर रखा है अपना सेटअप, ये सॉफ्टवेयर सेटअप जिसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से हमारे सभी एप्लीकेशंस के सेटअप जब भी हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आकर सेव हो जाएंगे। यहाँ से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसको रन कराएंगे, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ओके, इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर या आपके सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल करने के बाद में हम देखते हैं कि हम कैसे हमारे सिस्टम से किसी भी अनवांटेड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास कि हम दिस पीसी में जा करके हमारे पास इस कंप्यूटर व्यू में ये ऑप्शन है अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम। ओके, या फिर यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम अगर नेक्स्ट तरीके की बात करें तो नेक्स्ट तरीका ये हमारे पास है कि हम रन कमांड जो कि विंडो एंड आर को एक साथ प्रेस करने पे हमें मिलती है। इस कमांड में हम लिख सकते हैं
ऐप विज को ऐप विज जब हम लिखेंगे तब ये कुछ ऐसा खुल करके हमारे पास आ जाएगा। इस कमांड से डायरेक्टली हम यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से हमें किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तब हमें ऑप्शंस रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये रहा अनइंस्टॉल का ऑप्शन। ओके, इस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशंस को अब हम इस पर क्लिक करते हैं अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा दूसरा तरीका था। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की कि तीसरा कौन सा तरीका है कि हम अपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें। अब अगला तरीका हमारे पास है कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल पर डबल क्लिक करते ही हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी, जहाँ से हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें ये वही सेम चीज़ फिर से मिल जाएगी जो अभी हमने रन कमांड से क्विकली एक्सेस की थी। यहाँ से फिर वही सेम प्रोसेस, इस पर क्लिक करते ही जब ये हाईलाइटेड हो जाए तब हम राइट क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल, इजीली हमारा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक की। अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो थैंक यू फॉर लविंग मी, एंड अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।